तो आज का अपना जो टॉपिक है ये है मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट। हम इन तीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में मैं कुछ आपको बातें कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। जैसे हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं एक वर्ड एसटीपी और एक वर्ड हम यूज़ करने वाले हैं एनटीपी। तो देखिए एसटीपी और एनटीपी का मतलब आपको पता होना चाहिए। एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो कि किसने सेट किया है? आईयूपीएसी ने सेट किया है। और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? तो टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहेगा 1 बार। बार प्रेशर का यूनिट है। और इसी तरह से एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और टेम्परेचर यहाँ जो रहेगा वो रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहेगा 1 एटीएम। अब बार और एटीएम में अपने को रिलेशनशिप पता होना चाहिए, तो ये लगभग इक्वल होते हैं। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार। तो कई बार जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसको कई बार हम अप्रॉक्सीमेटली सेम ले लेते हैं। चलिए इतनी बात पता चल गई आपको। तो यार ध्यान रखना अपने को क्या कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, और क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम है तो आपका ध्यान जो रहेगा वो इसमें रहना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब कितना हुआ 20 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब कितना हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो पता ही होंगे, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स। अगर n को हम नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करें तब तो एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, स्मॉल m बाई कैपिटल M गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। एक फॉर्मूला है नंबर के टर्म्स में। हमने जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट को मास की टर्म्स में जब हमको यूज करना हो तब हम यूज करेंगे। और जो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला जब नंबर ऑफ मोल्स को हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में बताना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और तीसरा फॉर्मूला है n इज इक्वल टू वी बाई वी नॉट। इसका मतलब हुआ कि हम नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम के टर्म्स में बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। अब थोड़ा सा मोलर वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मोलर वॉल्यूम का मतलब सिंपल सा है कि अगर हमारे पास कोई गैस 1 मोल है, अगर हमारे पास कोई गैस 1 मोल है, 1 मोल गैस होने का क्या मतलब है? 1 मोल गैस होने का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है या हमारे पास मान लीजिए हीलियम ही है। तो जब हम बात हाइड्रोजन की करेंगे तो इसका 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ये एक क्या है मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है इस तरीके से। तो जब मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके नंबर्स मेरे पास कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, यानी कि 6.022 इंटू 10 पावर 23। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मेरे पास किसी भी गैस के हैं तो मैं कह दूंगा वो गैस मेरे पास कितनी है? 1 मोल। अब एसटीपी पे कितने? एसटीपी का मतलब अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। यानी कि अगर हमने उस गैस को टेम्परेचर कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना दिया है 1 बार, प्रेशर कितना दिया 1 बार, तो कोई भी गैस हो जिसको इतना टेम्परेचर और प्रेशर दे देंगे और उसके अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं तो उस गैस का जो वॉल्यूम आएगा फिक्स है, इतना ही आएगा। कितना? 22.4 लीटर। और यही जो वॉल्यूम है इसी को क्या बोल देंगे? मोलर वॉल्यूम। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी भी गैस के लिए जो मोलर वॉल्यूम है वो क्या है? फिक्स है। किसी भी मटेरियल के लिए मोलर मास फिक्स नहीं होता, लेकिन मोलर वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। चलिए हम अभी इसके जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बात थोड़ा सा और समझ में आएगी। अब देखिए, अब थोड़ा सा ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम बोलते हैं 22.4 लीटर तो इसको अगर डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो बिल्कुल एज इट इज चेंज कर देंगे। इसका मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। चलिए ठीक है।
अब अगर हमको ml में चेंज करना है तो इसमें फिर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22,400 ml। ठीक है, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ml होता है। और अगर हमको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो ये हो गया। तो अपने को ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन अपने को याद रखना चाहिए क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस में हम इनको यूज करने वाले। तो ये थी बात कुछ बेसिक फैक्ट्स की। अब देखिए जरा कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जिनका यूज हम न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं। तो हमें न्यूमेरिकल्स में एक वर्ड मिलेगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सा है। मेरे पास अगर कोई भी एटम 1 मोल है तो हम कह देंगे उसका जो मास होगा वही क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि जो मोलर मास है मोलर मास। अगर एटम के मोलर मास की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल के मोलर मास की बात करें तो उसे क्या बोल देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। भाई सिंपल सी इसका मीनिंग है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हमने कहा ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि बताइए जरा एक कार्बन के लिए 1 कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 12 AMU। फिर मैं कहूं कि अच्छा ये बताइए अगर 1 मोल कार्बन हो जाए, 1 कार्बन एटम तो इतना हुआ। अब इसी तरह के हमारे पास 1 2 3 ऐसे करते करते कितने हो जाएं, इतने हो जाएं 6.22 इंटू 10 पावर 23। इतने अगर हमारे पास कार्बन के एटम्स हो जाएं तब इसका मास कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 12 ग्राम। तो भाई यही जो 12 ग्राम है ना, इसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो क्योंकि अभी मैं आपको एटम की बात कर रहा था तो आपने ग्राम एटॉमिक मास बोला। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि बताइए CH4 के लिए, अगर CH4 का एक मॉलिक्यूल है तो उसका मास कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कार्बन के लिए होता है 12 और 4 हाइड्रोजन है तो 12 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 AMU। अब मैं आपसे कहूं कि अच्छा CH4 के अगर मेरे पास एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स हो जाएं, यानी कि कितने CH4 मेरे पास हो जाएं, इतने हो जाएं 6.022 इंटू 10 पावर 23। अगर इतने मेरे पास CH4 हैं तो इनका जो मास आएगा वो कितना आएगा, 16 ग्राम आएगा। तो भाई यही वाला जो मास है इस मॉलिक्यूल का एक मोल के इक्वल के जो नंबर्स के बराबर का जो मास होगा 16 ग्राम जो आ रहा है, इसी को क्या बोल देंगे, इसी को बोल देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास के लिए हमने बोला द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो ये भी बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी भी एलिमेंट के लिए जब आपसे मास पूछा जाता है तो आप उसको AMU में बताते हैं, और AMU में अगर ना बताएं आप उसको ग्राम में बता दें तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है भाई, या इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मास ऑफ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स। यानी किसी भी एटम के कितने नंबर्स हमारे पास हो जाएं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाएं, तो उतने का मास, इतने सारे एटम्स का जो मास होगा उसको क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है भाई, इसी तरह से देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सबस्टेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे मैं आपसे कहूं कि CO2 का मास कितना होगा, अगर मैं केवल CO2 बोलता हूं तो आप समझेंगे कि अच्छा एक मॉलिक्यूल की सर ने बात की है, तो आप सीधा करेंगे 12 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 2 कितना कर देंगे 32, यानी इज इक्वल टू हो गया 44। तो आप मेरे से बोलोगे AMU कि सर CO2 का मास 44 AMU होता है। मैंने कहा कि अच्छा इसी को आप ग्राम में लिख दो, तो आपने ग्राम में लिखा तो 44 ग्राम आ गया। तो भाई यही वाली जो चीज है ग्राम में, जो आपने किसी भी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में बता दिया उसी को क्या बोल देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और दूसरी डेफिनेशन जैसे यहां बताया था हमने, तो मास ऑफ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के कितने पार्टिकल्स ले लें, एवोगैड्रो नंबर के बराबर के पार्टिकल्स ले लें, तो उसका जो मास आएगा वो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है, तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब सिंपल सा है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपके पास
आप मार्केट गए और आपने लिए कुछ एप्पल और आपने साथ में कुछ ले लिए बनाना, ठीक। अब आपने टोटल कितना लिया, टोटल लिया 10 kg, ठीक है भाई, टोटल 10 kg आपने लिया। 10 kg में जो एप्पल आपने लिया वो लिया 6 kg और बनाना लिया कितना, 4 kg। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ एप्पल का परसेंटेज, मास परसेंटेज कितना हुआ। तो आप कहेंगे सर इसका अगर मास परसेंटेज पता करना है तो जितना एप्पल का मास है वो डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या पता करोगे, परसेंटेज कंपोजिशन पता कर लिए। बस जैसा मैंने अभी आपको बताया ये फ्रूट्स के लिए, इसी तरीके से हम यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये है वाटर अपना, ठीक है, वाटर का टोटल मास कितना होता है, तो भाई टोटल मास होता है 18 ग्राम। लेकिन इस 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जरा हाइड्रोजन का मास कंपोजिशन क्या हुआ, तो बहुत आसान है, हाइड्रोजन का खुद का जो मास है वो डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू क्या कर देना है, 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही है परसेंटेज कंपोजिशन। तो अब इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट्स by mass of that element present in 100 gram 100 parts by mass of the compound। तो ये जो डेफिनेशन है यही जो हमने यहाँ जब आपसे हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है तो आपने जिस तरीके से मैथमेटिकली किया है उसी मैथमेटिक्स को इन्होंने वर्ड्स में लिख दिया है। ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो हमने यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन पता करने के लिए यहाँ पे तरीका यूज किया, उसी तरीके को इन्होंने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो आप लैंग्वेज को फिर से समझने की कोशिश करिए। परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द कंपाउंड। यानी कि 100 के उस कंपाउंड के अगर 100 पार्ट्स हम मान लें तो उसमें उसका कितना परसेंटेज है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री की। तो देखिए स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं। तो ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है, टू मेजर एन एलिमेंट, टू मेजर एन एलिमेंट। अब स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है, तो पहली बात स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है हम ये यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसके लिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाए स्टोइकियोमेट्री की तो आपको ये डेफिनेशन किसके लिए यूज करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। अब स्टोइकियोमेट्री है क्या, तो भाई स्टोइकियोमेट्री को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली में 3 लोग हैं, ठीक है, मदर, फादर और चाइल्ड, 3 फैमिली मेंबर हैं। तो अब ये हुआ कि भाई लॉकडाउन में इनके पास खाना खत्म हो गया तो गवर्नमेंट ने इनको बाहर से खाना भिजवा दिया, ठीक है। तो बाहर से खाना भिजवाया तो इन्होंने अपनी डाइट का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को बता दिया कि देखिए हमारी डाइट ऐसी है कि 40% जो है तो मदर के लिए चाहिए खाना और 40% जो है फादर के लिए चाहिए और बाकी का 20% जो है वो किसके लिए चाहिए, चाइल्ड के लिए चाहिए। अब आप जो भी भिजवाइएगा इस रेशियो में 3 पैकेट में भिजवा दीजिए, ठीक है। तीनों सस्पेक्ट हैं कोरोना पेशेंट होने के, तो ये तीनों आइसोलेशन में हैं, ठीक है। ये एक अलग रूम में है, ये एक अलग रूम में है, ये एक अलग रूम में है। तो इन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि आप अपना खाना जो है इस रेशियो में हमारे पास भिजवा दीजिए, ठीक है। तो भाई स्टोइकियोमेट्री का यही मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो तो उनका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मासेस एंड वॉल्यूम। जैसे हमने यहाँ पे
इनकी जो कैपेसिटी है खाने की उसके हिसाब से हमने इनका रिलेशन पता किया। तो मान लीजिए कि अब ये जो फॉर्मूला है ये हम यूज कर सकते हैं हर तरह के फूड में। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें बनाना की, तो बनाना में भाई अगर मान लीजिए कि टोटल हमारे पास 10 है बनाना, तो 10 है तो इनको कितना देना चाहिए, इनको देना चाहिए भाई 4, इनको कितने 4 और इनको कितने 2। ये तो बात हो गई बनाना की, नंबर्स में आपने बात की, अभी नंबर्स में बात की, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि इनको भिजवाई जा रही है खीर, भाई खीर खाएंगे लोग, ठीक है, गवर्नमेंट से डिमांड की गई खीर भिजवाई जाए। अब खीर आ रही है तो खीर है टोटल 4 kg, ठीक है भाई, 4 किलो खीर इनको भिजवाई गई। अब यार 4 किलो में इनको ना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 किलो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसी रेशियो से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमें तो भाई जूस भी पीने का मन कर रहा है, आप जूस भिजवाएं, तो इनके लिए जो है तो बनाना शेक भिजवाया गया। बनाना शेक इनका पीने का मन है, तो बनाना शेक कितना भिजवाया गया, वो अवेलेबिलिटी जो गवर्नमेंट के पास थी वो 6 लीटर की थी, ठीक है भाई। अब 6 लीटर को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो मास हो, चाहे नंबर हो, या चाहे वॉल्यूम हो, इन सब का रिलेशनशिप हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वही बात लगभग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई वॉल्यूम की टर्म्स में, मास की टर्म्स में या मोल्स की टर्म्स में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है किनका, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए, अब स्टोइकियोमेट्री से ही रिलेटेड एक यहां पे टर्म है लिमिटिंग रीएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं जो भी आपको अभी कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं ये आपको पूरी तरह से तभी समझ में आएंगे जब मैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा दूं। बिना न्यूमेरिकल किए आप इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अभी हम डेफिनेशन वाला पार्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस में ही आने वाले हैं। ये लास्ट हमारा डेफिनेशन वाला थ्योरी वाला पार्ट है। तो देखिए भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, समझिए बात को। ऐसा है कि हम डायरेक्ट एक इक्वेशन से ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि H2 plus O2 gives 2H2O, और ये कर दिया, ये हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे बनाई। अब भाई इनका हम मास जो है इनके नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं, पहले मोल्स की टर्म्स में लिखते हैं, ये 2 मोल्स है, ये कितना है, ये 1 है, और ये कितना है, ये भी 2 है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने आपको 4 मोल्स प्रोवाइड किया, क्या, हाइड्रोजन गैस, और 3 मोल्स प्रोवाइड कर दिए किसके, 3 मोल्स प्रोवाइड किए ऑक्सीजन गैस के। अब ध्यान सुनिएगा, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए वाटर कितना बना। तो समझिए, जब 2 मोल्स रिएक्ट करता है 1 मोल के साथ, तब वाटर कितना बनता है, 2 मोल बनता है, ठीक है भाई। यहां पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर 4 है, 3 है, 4 + 3 7, डायरेक्ट आंसर आ गया 7 मोल। नहीं, ये आंसर नहीं होगा, समझिए बात को। देखिए 4 मोल्स जो हाइड्रोजन है, 4 मोल्स हाइड्रोजन है, यार रेशियो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 2:1। तो इसका मतलब अगर 4 मोल्स आपके पास हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 2 मोल्स होने चाहिए। 4 और 2 का जब रिलेशन होगा तभी तो रेशियो क्या बनेगा, 2:1 का बनेगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने हमको जो प्रोवाइड किया है 4 मोल्स हाइड्रोजन के और 3 मोल्स ऑक्सीजन के, इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से कौन सा रिएक्टेंट है जो ज्यादा है। तो भाई ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमको कितने की है, 2 मोल्स की है, लेकिन आपने हमको कितना दिया, 3 मोल्स दिया, तो 1 मोल क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना। तो भाई अब यहां पे जो कम है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन कम है। ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि यार
3 मोल अगर ऑक्सीजन कंज्यूम करने हैं तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6 मोल्स चाहिए। इसका मतलब हाइड्रोजन कम ना है। तो दोनों ही बातें सही हैं। मैं ये बोलूं कि ऑक्सीजन ज्यादा है, ये भी सही बात है। मैं ये कह दूं कि हाइड्रोजन कम है, ये भी सही बात है। तो भाई जब भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में होता है, वो वाला जो रिएक्टेंट होता है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, और उसी वाले रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या है, फिर से समझिए, हम दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि भाई CH4 है और इसको हम बर्न करते हैं तो बनता है CO2 और साथ में वाटर। ठीक है भाई, बैलेंस कर देते हैं इस रिएक्शन को। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 4 है तो इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है 4 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि यार CH4 जो है सारे इसमें CH4 का अमाउंट है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का अमाउंट है 64 ग्राम, CO2 का है 44 ग्राम और H2O का है 36 ग्राम। ठीक है भाई, तो ये आप इसको चेक कर लीजिए, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 80, और ये भी 80। अब आपको मैंने दिया 32 ग्राम CH4, ऑक्सीजन आपको दिया गया है 127 ग्राम, 127। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि यार CO2 कितना बनेगा। CO2 88 ग्राम बनेगा या इससे ज्यादा या इससे कम, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो समझिए बात को, 16 है, 16 और ये 64, तो रेशियो कितने का बन रहा है, रेशियो बन रहा है 1:4 का। ठीक है भाई, यानी कि जितना CH4 चाहिए होता है उसका 4 टाइम्स मास वाइज क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। तो अब यहां आपने 16 को डबल कर दिया तो 32 आ गया। तो इसी तरह से 64 को भी तो डबल करके यहां पे कितना लिखना चाहिए था, 128। मतलब जो ऑक्सीजन है वो अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से 1 ग्राम कम है। और भाई हम कह रहे हैं जो कम होता है, जो रिएक्टेंट कम होता है उससे डिसाइड होगा कि अब CO2 कितना बनेगा, इससे डिसाइड नहीं होगा। किससे डिसाइड होगा, इससे डिसाइड होगा। तो भाई अब डिसाइड कैसे करेंगे, ऐसे डिसाइड करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे कि भाई अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, जब 64 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 कितना बनता है, 44 ग्राम। 64 ग्राम लेने पे ये 44 ग्राम बनता है। तो 1 ग्राम लेने पे कितना बनेगा, 44 डिवाइडेड बाई 64। अब 127 ग्राम लेने पे कितना बनेगा, तो भाई 44 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 127। अब ये जो आंसर आएगा ये 88 से थोड़ा सा कम ही आएगा। क्यों, इसलिए ये 88 कब आता, जब आप यहां 128 लेते, लेकिन आपने तो थोड़ा सा कम लिया ना, तो यहां भी कम ही आएगा। इसको बहुत और सिंपल एग्जांपल से अगर समझाना हो तो देखो ऐसे बता सकते हैं कि यार आप मान लीजिए आप 1 kg अगर चावल लेते हैं और ½ kg दाल लेते हैं, ठीक है, ये आपका खाने का तरीका है। आप गए भाई किसी शादी में और वहां आपको 5 kg तो मिल गया चावल। अब आप क्योंकि 2 दिन से खाना ही नहीं खाए, ये था कि शादी जाना है तो खाना ही नहीं खाना, 2 दिन से आप खाना ही नहीं खाए, तो आपने सीधा 5 किलो तो निकाल लिया, चावल निकाल लिया। तो यार अब आपको दाल कितनी चाहिए, तो 1 के साथ ½ चाहिए होती, तो 5 के हिसाब से आपको 2.5 किलो दाल चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन जल्दी में बहुत भीड़ थी, अब 2.5 किलो आ ही नहीं पाई, आप 2 ही किलो ले पाए। दाल आपने कितनी ली, 2 किलो। तो अब क्या होगा, आपका फिक्स है, रूल है आपका कि यार 1 किलो चावल के साथ ½ किलो दाल ही आप खाते हैं। अब क्या होगा, आपने 5 किलो तो ले लिया, लेकिन आप यूज कितना कर पाएंगे, 4 किलो ही कर पाएंगे। आप 1 किलो चावल फेंक देंगे। तो मतलब क्या हुआ, आपके पेट में कितना गया टोटल, आपके पेट में गया टोटल 6 kg। आपके पेट में कितना जाएगा
ये किससे डिसाइड हो रहा है? जो चीज कम होती है उससे डिसाइड हो रहा है या जो चीज ज्यादा होती है उससे डिसाइड हो रहा है? तो भाई आप कहोगे सर जो चीज कम होती है उससे डिसाइड हो रहा है कि मेरे पेट में कितना जाने वाला है। ठीक है, तो जैसे आप यहां पे समझ गए इस बात को, बस ऐसी ही बात लिमिटिंग रीएजेंट के साथ है। तो देखिए लिमिटिंग रीएजेंट आप थोड़ा सा हम यहां देख लेते हैं थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। तो ये कह रहे हैं कि व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, एक तो क्या है ज्यादा है, चावल ज्यादा हो गया, देन द अदर एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन, देन द अदर मतलब दाल, अदर मतलब क्या हुआ यहाँ, ये दाल है, ये दाल है और ये क्या है, ये चावल है। ठीक है भाई, चावल दाल। तो कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड देन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट्स विच हैज रिएक्टेड कंप्लीटली। कंप्लीटली कौन सा खत्म होगा? दाल तो आपने ली थी क्या, कम, और चावल लिया था ज्यादा, तो दोनों में से कंप्लीटली कौन सी चीज कंप्लीटली आपने खत्म कर दी? तो आपने दाल पूरा खा लिया, आपने पूरा अच्छे से चाट करके खा लिए, लेकिन चावल क्या है, फेंक दिया। तो मतलब कह रहे हैं जो प्रोडक्ट बनेगा यानी जो आपके पेट में जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाए, मतलब जो चीज आपने कंप्लीटली खा ली है उससे डिसाइड होगा कि आपके पेट में कितना मटेरियल गया। तो कह रहे हैं कि दिस रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपने थाली में जो चीज पूरी तरह से खत्म हो गई आपकी थाली से, उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम कंप्लीटली, चावल, द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। तो एक्सेस रिएक्टेंट क्या था? चावल था। एज द एक्सेस ऑफ दिस रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, क्योंकि ये थोड़ा सा बच जाएगा, 1 किलो बच गया ना। तो ये थी भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट की बात। अब हम कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स में बात अच्छे से समझ में आएगी जो मैंने अभी बताई है।